digestion and absorption. ओके तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है आप बोल सकते हो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि जितना भी मटेरियल यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं ओके वो सारे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। और इनका जो डाइजेशन होगा वो किसके अंदर होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर था इसमें हम लोग ने 4 टाइप के माइक्रो मॉलिक्यूल को रीड किया था। बायोमोलिक्यूल को रीड किया था, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा तो उसको मतलब ये चारों को आप लोग मैक्रो में कंसीडर कर सकते हो। ये चारों किस में आ जाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल में कंसीडर करोगे। तो जितना भी खाना जो फूड होगा, फूड के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, खाना खाने के बाद जो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है वो मेनली 4 मैक्रोमोलेक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा। एक तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्यों इसको मैक्रोमोलेक्यूल बोला है, सबसे पहली बात तो जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करोगे तो आपको मोनोमर कंपोनेंट मिलेगा शुगर, लिपिड का जब करोगे तो आपको मिलेगा अल्कोहल, प्लस क्या मिलेगा बताओ, फैटी एसिड, राइट। प्रोटीन का जब एसिमिलेशन या इसका सिंपल फॉर्म करोगे तो इसके अंदर आप लोग को मिलेगा प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड, और न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कंपोनेंट आप लोग को मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो अगर मैं अगर इसको मैक्रोमोलेक्यूल बोल रही हूँ तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जो उसके बेसिक कंपोनेंट है वो माइक्रोमोलेक्यूल हो जाएंगे, राइट। तो देखो ये सारा शुगर, अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, लिपिड का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हुआ, ये सब कुछ मैं जो खाना खा रही थी, मेरा जो फूड था उसके अंदर था। मेरा फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन होने के बाद ये सारे मॉलिक्यूल कहाँ पे गए, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर उनका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन ने इनका एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट किया। तो एब्जॉर्प्शन करते टाइम पे वो एब्जॉर्ब कौन से फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मतलब शुगर, अल्कोहल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। और फिर ये सिंपल मॉलिक्यूल अपनी बॉडी के अंदर फिर से क्या फॉर्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करेंगे बॉडी के अंदर। ये किस फिर से क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। तो देखो पहले कौन सी प्रोसेस हो रही है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट कर रही हूँ तो इसको हम कल बोले थे ना 3 रिएक्शन, तो उसमें से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये कैटाबॉलिज्म। वेरी गुड, कैटाबॉलिज्म। फिर से मेरा बॉडी, अगर मेरी बॉडी को प्रोटीन बनाना है तो इसी सिंपल मॉलिक्यूल का यूज करके प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, तो अब मेरी बॉडी क्या कर रही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रही है। अब इसको मैं क्या बोलूंगी, एनाबॉलिज्म, है ना। और ये जो टोटल प्रोसेस हो गई इसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। आई बात समझ में। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, राइट। नाउ अब ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या होने वाली है, प्रोसेस क्या होने वाली है बॉडी के अंदर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसको रफ कर दूं। मैम हमारी बॉडी में पहले कार्बोहाइड्रेट्स हाँ, वो तैयार होते हैं और बाद में शुगर तैयार होते हैं क्या? नहीं, अगर तेरी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड बनानी है तो पहले फूड के अंदर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेरी बॉडी में जाएगा, वहां पे डाइजेशन होगा बॉडी के अंदर। डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उसको जो एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट हो गया ना वो, डाइजेशन मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स का सिंपल फॉर्म में कन्वर्शन, ठीक है। उसके बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए बॉडी के अंदर वो फिर अलग अलग पार्ट में क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फिर से फॉर्म करेंगे। तो बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है, ओके। यस मैम। मेटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो मैं इसको रफ कर दूं। यस मैम। यस मैम।
तो देखो बेटा, स्टार्टिंग से ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक एक पॉइंट अच्छे से समझना। कहीं पे दिक्कत आती है तो मुझे रोक देना, फिर से पूछ लेना। वैसे भी आप लोग पूछ लेते हो, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चलो, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो देखो, फर्स्ट टाइप के अंदर अगर हम लोग बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ फूड, तो सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है हेटेरो, मैं बात कर रही हूँ एनिमल के बारे में, मैं प्लांट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर प्लांट का होता तो मैं क्या लिख देती डायरेक्ट न्यूट्रिशन के अंदर, बताओ कौन से टाइप का न्यूट्रिशन लिख देती मैं यहाँ पे? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, राइट, ऑटोट्रॉफिक। पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल के बारे में। और हमें पता है एनिमल कौन से टाइप का न्यूट्रिशन करता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहाँ पे आता है? एनिमल के अंदर। तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके कुछ टाइप्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें से पहला आएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के सब टाइप्स है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा लिखा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। व्हेन होल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट, या तो उसके पार्ट और देयर पार्ट, समझना, ठीक है, और होल एनिमल, या तो उसके पार्ट्स, सेम, और देयर पार्ट्स, और बोथ, प्लांट को भी और एनिमल को भी, आर कंज्यूम्ड either in solid or liquid form through mouth। कैसे खाना कैसे खाया जा रहा है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर? आप खाना कौन सा यूज कर रहे हो? आप प्लांट को यूज कर रहे हो, या प्लांट के पार्ट्स को यूज कर रहे हो, या आप एनिमल को यूज कर रहे हो, या एनिमल के पार्ट्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप लोग कंज्यूम कर रहे हो उसको, या तो लिक्विड फॉर्म में करोगे या तो सॉलिड फॉर्म में करोगे। या तो हम वेजिटेबल्स खाएंगे या तो उसका सूप बना के खा लेंगे, राइट। तो या तो आप फूड को कैसे डाइजेस्ट कैसे खा रहे हो, सॉलिड फॉर्म में खा रहे हो जैसा वो है, या तो उसको लिक्विड फॉर्म में गेन कर रहे हो, राइट। और कहाँ से खा रहे हो? माउथ से। कहीं से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, माउथ में से जाके वो खाना जा रहा है। तो वो टाइप कौन सा हो जाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा टाइप हो जाएगा? Holozoic nutrition. Now, Holozoic nutrition can be classified into various type. अब ये Holozoic nutrition में classification कैसे आएगा? तो देखो, इसको इस हिसाब से मैं क्लासिफाई कर रही हूँ। पहला मैं लिख रही हूँ हर्बीवोर। अब आपको समझ में आ जाएगा। हर्बीवोर में क्या लिखते हैं हम? फीडिंग ऑन प्लांट, फीडिंग ऑन प्लांट, जो प्लांट्स खाते हैं, जो वेजिटेरियन होता है, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जिसमें से मैं 2-3 एग्जांपल लिखूं अगर, रैबिट, काउ, डियर, यस, है ना, ये हर्बीवोर्स में आ गए। फिर मैं अगर नॉन वेजिटेरियन को लिखूं तो कार्निवोर्स। नॉन वेजिटेरियन कौन से हो गए बेटा? कार्निवोर्स, फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स, राइट। तो बहुत सारे हमें पता है, टाइगर, लायन, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप सबको है ना, आप सबको पता है टाइगर, लायन। अब अगर दोनों खाते हैं जैसे हम लोग है ना, ह्यूमंस, तो ह्यूमंस ओमनीवोर्स, ह्यूमन किसके आएंगे? डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, फीडिंग ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। तो ह्यूमन इसके अंदर आता है, ह्यूमन इसके अंदर आएगा, कॉकरोच इसके अंदर आएगा, डेट्राइटी डेट्रीवोर्स, डेट्राइटीवोरस भी बोला जाएगा इसको, डेट्रीवोरस भी बोला जाएगा। तो ये फीड किसके ऊपर करेंगे? फीडिंग ऑन डेट्राइटस और ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, डेड मटेरियल, फीडिंग ऑन
डेट्राइटस और ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन है वैसा? अर्थवॉर्म है? वल्चर। अर्थवॉर्म। वल्चर आएगा क्या मैम इसमें? बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक रिमेन्स मतलब कौन सा पोर्शन पता है क्या आपको? जो बच जाएगा ना, जो सड़ी हुई चीजें बच जाती है ना, हाँ तो उसको मैम आप बोलते वल्चर हो। भी वही खाता ना। वल्चर स्कैवेंजर में आएगा। मैम वल्चर लाइक किसके? सब स्कैवेंजर। मैम वो फीडिंग ऑन क्या लिखा? देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनीवोर्स और डेट्राइटिवोर्स, डेट्रीवोर्स भी आप बोल सकते हो। फीडिंग ऑन डेट्राइटस, डेट्राइटस मतलब जो सड़ जाती है चीजें, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बचे रहते हैं ना, उसको बोला जाता है डेट्राइटस। और ऑर्गेनिक मैटर ये भी बोल दिया है मैंने, ऑर्गेनिक मटेरियल। अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल आएगा, अर्थवॉर्म जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर, तो स्कैवेंजर जो अभी बोला ना, किसने बोला ये स्कैवेंजर के बारे में? मैंने बोला मैम। मेरा मेरा नाम क्या है? तुषार। ओके। तो जो डेड एनिमल्स होते हैं ना, मतलब एनिमल मर गए, ये क्या था? ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सड़ी पत्ता अगर सड़ गया है, या कोई चीजें सड़ गई है, या तो मैम मशरूम है, ब्रेड है। हाँ, उसको सेप्रोफाइट भी बोलते हैं क्या, मतलब इसको? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइट भी बोलते हैं। तो वो वाली चीजें ये है डेट्राइटस मतलब, ठीक है। पर कोई एनिमल को किसी ने एक एनिमल का शिकार किया है, ठीक है। अब जो बच गया है, पार्ट जो बच गया है, उसको बोला जाता है कैरी ऑन। डिकेइंग एनिमल, जो एनिमल का शिकार करने के बाद वो एनिमल सड़ रहा है। बड़ा सा बफेलो किसी ने मारा, लायन ने, और उसके बाद उसका छोटा सा पार्ट बचा, मतलब बच गया, ठीक है, और वो सड़ रहा है, तो उसको बोला जाता है कैरी ऑन। तो कैरी ऑन के ऊपर जो भी डिपेंड रहते हैं उसको बोला जाता है स्कैवेंजर। तो तुषार तू जो बात कर रहा है ना, वो है स्कैवेंजर। ओके। तो स्कैवेंजर किसके ऊपर फीड करता है? फीडिंग ऑफ कैरी ऑन, फीडिंग ऑन कैरी ऑन। कैरी ऑन ईटर भी बोल सकते हो आप लोग। जो बच जाता है डिकेइंग एनिमल, उसको बोला जाता है कैरी ऑन। फॉर एग्जाम्पल हॉक एंड वल्चर। मैम बोलो। डेट्राइटस एंड कैरी ऑन में क्या फर्क? डेट्राइटस देख, पत्ता पत्ता है ना, पत्ता, लीफ के बहुत सारे पत्ते जमीन पे गिर रहे हैं, राइट। तो जितने भी लीव्स जमीन पे गिरे हैं सॉइल के अंदर, वो अब धीरे 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 क्या होंगे? वहां पे उसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जितने Yes. भी लीव्स सॉइल के कंपोजिशन। अंदर गिरे हैं, तो जो लीफ का मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, और सॉइल के अंदर जाने के बाद वो सड़ेगा। उसका जो मटेरियल है वो मतलब आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट था लीफ के अंदर, वो किसी एनिमल ने खाया, वो एनिमल का खाना बन गया। तो वो जो एनिमल का खाना बना हुआ है, वो मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सड़ा हुआ पत्ता, वो किसके अंदर आएगा? डेट्रीवोरस में। वो किस में आएगा? डेट्रीवोरस में। पर यहाँ पे मैं स्कैवेंजर में सिर्फ और सिर्फ कौन से बात कर रही हूँ? जो एनिमल बच जाते हैं, एनिमल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो स्कैवेंजर के अंदर शिकार करने के बाद बचा हुआ कोई एनिमल, शिकार हो गया है उसका, और फिर उसका कुछ पार्ट बच गया है, और वो बचे हुए पार्ट पे दूसरे एनिमल आएंगे और वो उनके लिए खाना होगा, तो वो क्या हो जाएंगे? स्कैवेंजर। आई बात समझ में? अभी समझ में Yes, आया ma'am. डिफरेंस? मैम क्लियर। मैम वेरी गुड। Yes, ma'am. चलो, तो ये रफ करो, और दो है। देखो पहले तो याद कर लो, हम जो न्यूट्रिशन देख रहे हैं वो एनिमल का न्यूट्रिशन देख रहे हैं। एनिमल के न्यूट्रिशन में आएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के सब टाइप्स आए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, डेट्रीवोर्स एंड स्कैवेंजर, राइट। और दो बाकी है, मैं इसको रफ कर देती हूँ और वो बाकी की लिखती हूँ। कर दूं? कर दो मैम। इंसेक्टिवोर्स, समझ में आ रहा होगा नाम से ही,
इंसेक्टिवोर्स क्या ईट करता होगा? ईटिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खाने वाले, फॉर एग्जाम्पल बैट। अब तुम्हें पता है कोई कोई ऑर्गेनिज्म, कोई कोई एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी ही स्पीसीज को खाते हैं। पता है आपको? यस मैम। अपनी ही स्पीसीज को खाते हैं। फिश मतलब अगर स्नेक है फिश तो वो अपने ही ऑर्गेनिज्म को खाएगा। तो देखो उसको बोला जाता है कैनिबल, कैनिबल्स। ओके, ईटिंग other members of one's own species, अपनी ही स्पीसीज का दूसरा जो मेंबर होगा उसको खा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्नेक्स, सांप। कहीं से भी अच्छा नहीं है सांप। नेक्स्ट आएगा, मैम हाँ जी, वो एंट किस में आएगा? एंड देखते हैं ना आगे कहाँ आएगा। किसके ऊपर डिपेंड रहता है एंट, ये बताओ पहले। मैम वो स्कैवेंजर्स में आएगा ना? एंट अब ये ऐसा है जो आप स्कैवेंजर बोल सकते हो, आप उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि वो हर एक के ऊपर डिपेंड रहता है। देखो फ्रूगीवोर्स, फ्रूगीवोर्स, फ्रूगीवोर्स किसके ऊपर फीड करता है? फ्रॉग के ऊपर। फ्रूट बेटा, फ्रूगी से फ्रॉग मत कर। फ्रूगीवोर्स मतलब फीडिंग ऑन फ्रूट। एग्जाम्पल पैरट। सेंग्यूवोर्स, ब्लड। वेरी गुड, ब्लड सकिंग एनिमल। ये तो बड़ा अच्छे से पता है। लीच। और कोई? मॉस्किटो। मॉस्किटो, लीच, बहुत ही अच्छे। एंड कॉप्रोफेगस, आपको पता है ये, बताइए। कॉप्रोफेलस फंजाई पढ़ा था तुमने। Eat its own fecal matter, गंदा सा रैबिट। तो अभी तक जितने भी देखे वो सारे कौन थे? किसके अंदर आएंगे? होलोजोइक। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कौन सा टाइप? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? या तो वो प्लांट को खाएगा, या तो एनिमल को खाएगा या तो उसके पार्ट को यूज करेगा एज अ फूड। पर जो एज अ फूड यूज करेगा वो कहाँ से ईट करेगा? माउथ पार्ट से, है ना, माउथ से लेगा सारा फूड। तो ये पार्ट हम लोग ने अभी देखा। मैं इसको रफ करती हूँ और मुझे आप लोग बताइए कितना मैम, कितना आपको याद है। हाँ, कैनिबल्स में मतलब कार्निवोर्स भी आ सकते हैं। कैनिबल्स में कार्निवोर भी आ सकते हैं। हाँ, मतलब ये उसी एनिमल को ही खा रहा है। कार्निवोर उसका सब टाइप बोल सकते हो तुम, पर अपने ही स्पीसीज को खा रहा है कैनिबल। फीकल मैटर मतलब शिट, उसका डंग, जैसे काउ डंग है ना। यस हाँ, तो मैं हटा रही हूँ आप लोग को
एकदम अच्छे से याद करके मुझे बताना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है? कौन कौन से हमने देखे, फिर से यहाँ इसके आपके सामने जो है वो हम लोग एक बार रिपीट रिपीट कर देते हैं। इंसेक्टिवोर्स में इंसेक्ट पे डिपेंड होगा कौन? बैट उसका एग्जाम्पल है। कैनिबल के अंदर एटिंग अदर मेंबर ऑफ ओन्स वंस ओन स्पीसीज, अपने ही स्पीसीज के अंदर का किसी मेंबर को खा जाना, ठीक है? ठीक है। सांप है उसके अंदर। फ्रूगीवोर्स, फ्रूगी मतलब फ्रॉग नहीं है, फ्रूगीवोर्स मतलब फीडिंग ऑन फ्रूट्स, एग्जाम्पल इज पैरट। सेंग्यूवोरस ये आप लोग ने मुझे बता ही दिया है कि ब्लड के ऊपर डिपेंड रहेगा। कॉप्रोफेगस, कॉप्रोफेगस, कॉप्रोफेलस काउ डंग के ऊपर रहते थे, देखो फंगस जितने भी थे। और यहाँ पे फिकल, अपने ही फिकल मैटर को खाना, अपनी ही शीट को यूज करेगा वो एज अ फूड, तो ये हो जाएगा रैबिट। चलो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट न्यूट्रिशन का टाइप हो जाएगा कौन सा? हेट्रोट्रोफिक। Holozoic nutrition. होलोजोइक के अंदर के सब टाइप्स हम लोग बोल रहे हैं बेटा। Herbivores. हर्बीवोर, Herbivores. कार्निवोर, Carnivores. फ्रूगीवोर, Herbivores, scavengers, insectivorous, cannibals, Cannibals. And herbivores, frugivores. sanguivorous, Sanguivores. कोप्रोफेगस। coprophagous. ओके। डेट्रीवोर्स और स्कैवेंजर में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक पे करते हैं Feeding और on organic रेट्रीवोर्स ऑर्गेनिक पे फीड करते हैं और स्कैवेंजर्स कैरी ऑन पे फीड करते हैं। वेरी गुड। कैरी ऑन मतलब क्या हो जाएगा? decaying animal. ठीक है। रिमेनिंग एनिमल भी बोल सकते हो, जो बच जाएगा ना शिकार से, वो आप लोग बोल सकते हो। ओके, वेरी गुड। चलो तो देखो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप तुमने कंप्लीट किया, होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप आ जाएगा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का थर्ड पार्ट आ जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया है कौन सा? होलोजोइक का सारे के सारे सब टाइप कंप्लीट किए। सेकेंड कौन सा हो जाएगा? सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब क्या हो जाएगा? व्हेन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना? व्हेन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल of plants and animal origin are consumed। अब देखो यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो रहा है आउटसाइड, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन? ये जो डाइजेशन कर रहा है ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स डायरेक्टली किसके ऊपर जाके बैठेंगे? ऑर्गेनिक मैटर पे, मतलब डायरेक्टली वो वर्क करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एनिमल की बॉडी में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर रिलीज होंगे। डाइजेस्टिव, सपोज ये फूड है और ये एनिमल है, तो एनिमल अपना डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करेगा बाहर, किसके ऊपर डाल रहा है? फूड के अंदर। और फूड का क्या हो रहा है? बाहर के बाहर ही क्या हो रहा है? बॉडी के बाहर ही डाइजेशन हो रहा है। तो इस टाइप का अगर डाइजेशन होता है तो इसको आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो आप। द ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग such nutrition secretes digestive enzymes directly onto their food।
उनके फूड के ऊपर ही डाइजेस्टिव एंजाइम ने अटैक किया है एंड देयरफॉर फूड इज डाइजेस्टेड। कहाँ पे हो रहा है फूड का डाइजेशन? आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी लिखो? Outside the body. आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, राइट। तो ये कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहा है? फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, राइट। ये हो जाएगा सेप्रोजोइक। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में बताओ, आप मुझे बताओ क्या होगा पैरासाइटिक, क्योंकि बहुत बार ऐसा ये वर्ड आ चुका है पैरासाइट। Depends on the organic matter. देखो अब हमने देखो प्लांट के अंदर दो टाइप के पैरासाइट पढ़े थे, आपको याद आ रहा है क्या? मॉर्फोलॉजी Yes, का ma'am. चैप्टर। तो पैरासाइटिक पार्शियल एंड फुल्ली पैरासाइटिक है ना। तो पार्शियल एंड फुल्ली पैरासाइटिक में क्या डिफरेंस हमने पढ़ा था? पार्शियल एंड फुल्ली शेल्टर के लिए, और जो फुल्ली होते हैं वो पूरी तरह से रहते है ना। तो अगर मैं एनिमल को भी ऐसे डिवाइड कर रही हूँ, लाइक अगर पार्शियल पैरासाइटिक एनिमल है तो वो दूसरे एनिमल के लिए, दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहेगा या कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड रहेगा। लेकिन जैसे कि रहने के लिए जगह, हैबिटेट, तो सिर्फ हैबिटेट पे डिपेंड है ना। पर अगर खाना भी उसी का है, रहना भी उसी जगह पे है, सब कुछ टोटल डिपेंडेंसी वो किसके ऊपर शो कर रहा है? अदर एनिमल के ऊपर। तो वो क्या हो जाएगा? फुल्ली पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक एक्चुअली पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर, अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हो तो एक ही टाइप का न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ फूड के बारे में बात कर रहे हो। तुम सिर्फ फूड के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। Just a minute. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में फूड पे डिपेंड कर रहा है और फूड के लिए डिपेंड कर रहा है एनिमल कोई दूसरे एनिमल के ऊपर। तो इसमें कोई टाइप सब टाइप नहीं आता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब एनिमल विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, ठीक है। बस इतना ही आता है किसके अंदर? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, अगर आपको पता हो तो? क्योंकि हमने वर्म, यस, मैं अभी बोल ही रही थी कि एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा है, टैपवर्म पढ़ा था, हैं। है ना। तो जो भी डिजीज प्रोड्यूसिंग वर्म्स होते हैं, स्केरियासिस, यस, तो वो सारे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का, हमारा ही डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर का ही न्यूट्रिशन वो क्या करता है? गेन करता है और रिप्रोडक्शन अपना खुद का करता है, ठीक है। तो उनकी जनरेशन बढ़ाने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड है? हम पे डिपेंड है। तो वो हो जाएंगे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, ओके। तो यहाँ पे 3 टाइप के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकंड इज सेप्रोट्रॉफिक एंड तीसरा कौन सा था? पैरासाइटिक, राइट। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है? तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? होलोजोइक के अंदर हम लोग पूरा का पूरा एनिमल और प्लांट या उसका पार्ट को खाएंगे। होलोजोइक के बाद आएगा तुम्हारा दूसरा सेप्रोट्रॉफिक, उसमें सड़ी हुई चीजों के ऊपर डिपेंड होता है ऑर्गेनिज्म। और तीसरा हो जाएगा पैरासाइटिक, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। चलो, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैमल। मैमल का डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर दूं? हाँ जी। इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी आएगा नहीं इसमें? किसके अंदर बेटा? सैप्रोजोइक। इंट्रासेल्युलर सेप्रोट्रॉफिक का बोल रहा है क्या? यस मैम। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पता है क्या होता है? बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो, हम लोग की बॉडी के अंदर भी एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन चल रहा है, हम भी इंट्रासेल्युलर नहीं करते। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? जिसके पास फूड वैक्यूल जैसा मटेरियल या वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अमीबा। क्योंकि इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंट्रासेल्युलर। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, फिर से एक बार, वैसे मैंने बताया, फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है?
और इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या है? इंट्रासेल्यूलर का मतलब होता है विद इन सेल। डाइजेशन जो है वो विद इन सेल है, आउटसाइड द सेल। अब देखो कैसे मैं बोल रही हूँ हमारी बॉडी के अंदर भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। तो ये मेरी एलिमेंटरी कैनाल है सपोज, यहाँ पे ये स्टमक वाला पोर्शन, यही चीज हमें पढ़नी है अभी। ओके, ये इतना पार्ट आप लोग इतना समझ लो सिर्फ। तो देखो मैं बोलती हूँ कि स्टमक वाले बॉडी के स्टमक वाले रीजियन के अंदर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट, यहाँ से फूड आया, वेसोफेगस है ये, वेसोफेगस। वेसोफेगस के अंदर से फूड आया और यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हमको पता है स्टमक का पीएच होता है 2.5, हाईली एसिडिक पीएच। तो ऐसा नहीं है कि एसिडिक पीएच की वजह से यहाँ पे डाइजेशन पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा डाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है। ये एसिडिक पीएच क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम होता है, ठीक है, पेप्टोन। आगे पढ़ोगे तुम लोग। तो पेप्टोन का काम क्या होगा? ये एंजाइम सिक्रेशन कहाँ से होगा? पेप्टिक सेल्स में से। पेप्टिक सेल मतलब कौन से सेल है? स्टमक के अंदर कुछ सेल्स है, स्टमक के अंदर के कुछ सेल्स एंजाइम को रिलीज करेंगे, और जो एंजाइम रिलीज होगा यहाँ पे फूड है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो सेल में से कोई भी मटेरियल बाहर फेंका जाएगा और वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तुम तुम्हारी बॉडी, पूरी बॉडी को सेल कंसीडर अगर करते, तुम्हारा पूरा बॉडी अगर सेल होता, एक सिंगल सेल, फिर तुम बोलते कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर। पर तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है, वो सेल्स क्या कर रहे हैं? कुछ मटेरियल को सिक्रेट कर रहे हैं, और ये सिक्रेशन जो है एंजाइम का सिक्रेशन, वो यहाँ पे आ रहा है, फूड यहाँ पे है और उसके ऊपर अटैक किसका हो रहा है? एंजाइम का अटैक हो रहा है। तो ये टाइप किसके अंदर आएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। मैम इंट्रासेल, डाइजेशन इन लुमेन ना? हाँ ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर लुमेन। ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब होलो स्पेस बोल सकते हो, पर यहाँ होलो स्पेस है, यहाँ पे फ्लूइड से भरा हुआ स्पेस है। ओके, मींस ल्यूमेन भी बोल सकते हो, बायोकेमिकल डाइजेशन। होलो कैविटी बोल सकते हो। हमारा जो कैविटी है वो भी होलो कैविटी है, और उसके अंदर फिर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन फ्लूइड, ठीक है। तो यहीं पे हो रहा है हमारा, बराबर बोल रहे हो तुम। अब जो इंट्रासेल्यूलर है, जैसे तुमने अमीबा देखा था, ये अमीबा है और यहाँ पे उसका फूड है। तो ये अमीबा का जो पूरा का पूरा बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रहा है? यहाँ पे ऐसे एंगल्फ कर रहा है, एंगल्फमेंट ऑफ फूड, और फिर ये फूड का यहीं पे जाके क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। तो इसका जो डाइजेशन बोलोगे, इसको कैसा डाइजेशन बोलोगे आप? इसकी एक ही बॉडी में इंट्रासेल्युलर। फिर फेगोसाइट्स, हमारी बॉडी के अंदर के फेगोसाइट्स, मतलब अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल को रिप्रेजेंट करती हूँ हमारे अपने बॉडी के, जैसे मैक्रोफाजिस है, मोनोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है। तो ये सारे डब्ल्यूबीसी कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं? ऑल डब्ल्यूबीसी कैन परफॉर्म फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो phagocytosis means engulfment of food particle and pinocytosis means engulfment of liquid particle. तो ये दोनों प्रोसेस का डाइजेशन अगर हो रहा है तो वो इंट्रासेल्यूलर है। अगर तुम्हारे फेगोसाइट्स डाइजेशन कर रहे हैं तो वो इंट्रासेल्यूलर है। बट तुम्हारी बॉडी के अंदर का जो डाइजेशन है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। समझ में आया आपको क्या बेसिक डिफरेंस है इंट्रा और एक्स्ट्रा के अंदर सबको? यस यस मैम। ओके चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर का जो एलिमेंटरी कैनाल है उसके बारे में। जिसको पता है वो मुझे हेल्प कर सकता है। एलिमेंटरी कैनाल, मैमल का एलिमेंटरी कैनाल कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ। माउथ। बोलो। फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक। स्टमक, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम। ड्यूडेनम, जेजुनम, नम एंड इलियम। इलियम।
लार्ज इंटेस्टाइन, rectum, सिकम, कोलोन, Rectum. रेक्टम, anus, एनस। अगर आपको ये मैनर याद नहीं रहता है ना, क्योंकि ये हमें क्यों याद रखना पड़ता है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, तो आप इसको ऐसे याद रखो, डीजे इलियाना, है ना, मैम डीजे। मैम हाँ ये कार्डिक स्टमक क्या है मैम? फंडसन ये हाँ, तो ये जो स्टमक वाला पोर्शन है, इस हिसाब से कार्डियक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक, है ना। तो देखो, अगर माउथ पोर्शन, अब मेरा इतना अच्छा तो ड्राइंग नहीं है, तो माउथ पोर्शन से अगर आप लोग स्टार्ट करते हो, तो ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, फेरिंग्स वाला रीजन। पहले तो ये समझो, बहुत बेकार वाला फिगर मुझे आता है, तो ये हो गया उसका वेसोफेगस, ये फेरिंग्स अगर है, ये वेसोफेगस है, और फिर यहाँ से ऐसे ये ऐसे पूरा का पूरा स्टमक होगा। तो देखो, जो आप बोल रहे हो ना, ये वेसोफेगस और इतना यहाँ से वेसोफेगस का एंड रीजन, एसोफेगस का एंड रीजन और स्टमक का स्टार्टिंग रीजन, यहाँ पे जो होगा वो कार्डियक होगा। फिर जो पूरी मेन बॉडी है ना स्टमक की, ये पूरी मेन बॉडी, इसको आप बोलते हो फंडस। और जहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग रीजन और स्टमक का एंड रीजन होगा, ये हो जाएगा पाइलोरिक स्टमक। आज तो इतना समझा ना तो भी मेरे लिए बहुत है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के बेसिक, मतलब आप लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आएंगे, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ओके। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा सिकम, कोलोन, रेक्टम, और लास्ट में एनस वाला पार्ट। तो पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, उनके सब जोन के साथ। तो फेरिंग्स का कोई सब जोन नहीं है, एसोफेगस का भी कोई सब जोन नहीं है, वो एक स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो, हमारा खाना एक बार अंदर चला जाता है, तो अंदर चले जाने के बाद फिर से वापस आता है क्या, नॉर्मल डाइजेशन में? no ma'am, कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, बस बट अगर डिसऑर्डर कंडीशन है, मतलब तुम्हें कुछ बीमारी हुई है या डिजीज या डिसऑर्डर कंडीशन है, तब हमें उल्टियाँ होती है, नौशिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारा हमें बताता है कि कुछ तो बॉडी के अंदर गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तब के टाइम पे हो सकता है, पर जब नॉर्मल हेल्दी बॉडी है तब खाना वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्फिंक्चर। स्फिंक्चर मतलब क्या हो जाएगा, एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर, एक वाल्व है, ठीक है, बेसिक वाल्व। तो खाना अंदर जाने के बाद फिर से रिवर्स प्रोसेस नहीं करेगा। वैसा ही स्टमक के बाद तुम्हारा फूड कहाँ पे आने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्चर है, तो ये स्फिंक्चर किसके पास है, पाइलोरिक रीजन के पास, इसीलिए उसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्चर, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनो, अगर ये वाला रीजन, इतना मैं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बता रही हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया कि हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं सिर्फ आज ओवरव्यू बता रही हूँ, इसके अंदर का डिटेल स्टडी हमको करना बाकी है, जो हम लोग छुट्टी के बाद करेंगे, दिवाली के बाद, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आज की। स्मॉल इंटेस्टाइन में हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन अगर होता है, तो एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए जितना भी मटेरियल होगा, वो सारा का सारा डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या करता है, सारे मटेरियल को, ये जो है ना जेजुनम और इलियम, ये सारा पार्ट क्या कर देता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन होगा सिंपल फूड के अंदर। तो सिंपल फूड सबसे पहले बनना चाहिए,
लॉजिक क्या लगाना है हमें, फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो पहले तो सिंपल बनना चाहिए। तो स्टमक से भी ज्यादा सिंपल फॉर्म कहाँ पे बन रहा है, डिओडेनम वाले पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट पे, डिओडेनम। तो ऐसा क्या होता है डिओडेनम के साथ, तो यहाँ डिओडेनम के पास में अटैच्ड होता है कौन, लीवर और पैनक्रियाटिक जूस, यहां से सिक्रेशन होता है। तो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, कौन सी डक्ट बोली मैंने, हिपेटो पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एंजाइम्स कहां से आएंगे, हिपेटो मतलब लीवर, और कुछ एंजाइम्स कहां से आएंगे, पैनक्रियास। तो पैनक्रियाज में से कुछ मटेरियल आएगा, लीवर में से कुछ मटेरियल आएगा, और कहां से आ रहा है वो, डक्ट में से। तो ये कौन से टाइप की ग्लैंड हो गई दोनों, लीवर और पैनक्रियास, ग्लैंड, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों कौन सी ग्लैंड हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि जहां डक्ट ग्लैंड होगी वो क्या बिहेव करेगी, एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया, यस का समझो मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से रिपीट करूं एक बार। यस यस मैम। मेरी बात सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं अभी तक क्या बोली हूँ कि हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन मेरा हो गया है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही काम होगा कि मटेरियल को एकदम सिंपल फॉर्म में डाइजेशन करे। तो डाइजेशन यहाँ पे करने के लिए सॉरी, डाइजेशन करवाने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। कोई भी मटेरियल को, जैसे तुम्हारा ग्लूकोज डाइजेस्ट करना है, ग्लूकोज या तो फिर माल्टोज, तो माल्टेज एंजाइम लगेगा, सेकेरिडेज एंजाइम लगेंगे। तो ये सारे एंजाइम का सिक्रेशन होना चाहिए। तो हेल्प कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को एंजाइम की वजह से कौन, लीवर और पेनक्रियास। तो लीवर और पेनक्रियास में से एक डक्ट बाहर निकलेगी, और वो डक्ट को बोला जाता है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और वो डक्ट आके किसमें ज्वाइंट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब यहां से जितना भी मटेरियल इसका होगा वो पोर होगा। वो कहाँ पोर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पोर हो रहा है। पोरिंग ऑफ दिस मटेरियल, लीवर और पैनक्रियाटिक जूस का जितना मटेरियल होगा वो सब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन स्टार्ट करेगा। तो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन डाइजेशन कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर इसकी वजह से सारा सिंपल मॉलिक्यूल बन गया, और सिंपल मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी कर लेगी। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सीलिया और सिलिएटेड कॉलमनर, आपने पढ़ा था ना एनाटॉमी के अंदर, याद है कि नहीं है, बताओ पहले ये बताओ, याद है कि नहीं है, टिश्यू याद है क्या। हाँ। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा हमने, सिलिया प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई रीजन क्या करेगा, इसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा, तो है ना। तो एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई लगता है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी नॉर्मली कहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर। तो हम एक एक पार्ट को पढ़ने वाले हैं, माउथ पहले पढ़ेंगे, फिर फेरिंग्स, फिर वेसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आएगा एनस। तो मैं इसको रफ कर रही हूँ, और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कौन सा, एलिमेंटरी कैनाल का। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, रफ कर दूं। मैम हाँ बोलो। माइक्रोविलाई मतलब वो हेयर लाइक इलोंगेशन ना, सेल के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, एनिमल Finger सेल like जो projection. Finger like projection is known as microvilli, and hair like structure is known as cilia. ओके Okay? मैम। ये अपेंडेजेस था क्या, क्या क्या था वो।
तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिससे बनता है ना, वो वाला पार्ट है वो ओके। माइक्रोविलाई। हाँ चलो, तो थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा देख लेते हैं एलिमेंटरी कैनाल का। एलिमेंटरी कैनाल क्या हो जाएगा? कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अबाउट कितना मीटर का होता है, कोई आइडिया? 6 to 9 मीटर लॉन्ग। तो थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, 6 to 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारी बॉडी के अंदर फिट है। तुम्हें थोड़ा महसूस होता है इतना लंबा सा एक कैनल सिस्टम, तुम्हारे लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कहां से कहां तक प्रेजेंट है? माउथ टू एनस, है ना। और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 रीजन के अंदर। तो कैसे डिवाइड करोगे आप? पहला पार्ट हो जाएगा फोरगट, फोरगट को दूसरा वेरी गुड स्टोमोडियम, दूसरा आएगा मिडगट। मैंने आपको पूरा बताया था ना, अब आप मुझे बताते जाना, ठीक है। मिडगट को मेसेंटेरॉन बोलते हैं, मेसेंटेरॉन। और जो लास्ट वाला अभी आपने बोला हाइंडगट, आई बात समझ में? तो प्रोक्टोडर्म बोलते हैं, प्रोटोडर्म। तो देखो स्टोमोडियम, मेसेंटेरॉन एंड प्रोटोडर्म, और फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ऐसे 3 पार्ट में हमने पूरे एलिमेंटरी कैनाल को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ फोरगट वाले पार्ट में क्या आएगा? माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ एंड पूरा ये जो चर्चा करता है हमारा मुंह, वो बकल कैविटी, राइट। वो किस में आएगा? फोरगट। मिडगट ये कौन सा रीजन? और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल मतलब क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसे 3 डर्म है ना, जर्म लेयर है ना। एक्टोडर्म तो हाँ, तो माउथ और बकल कैविटी कौन से लेयर में से बना है? एक्टोडर्म में से बना हुआ है, ठीक है। मेसेंटेरॉन और मिडगट, मिडगट ये एंडोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। कौन से जर्म लेयर में से बनेगा? एंडोडर्म में से। एंडोडर्म। तो मेसेंटेरॉन में कौन सा रीजन आएगा? देखो माउथ बकल कैविटी के बाद कौन आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स टू रेक्टम, पूरा ही कवर कर लिया। फेरिंग्स टू रेक्टम, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट बच गया? एनस, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ फेरिंग्स टू रेक्टम, सबसे ज्यादा जितना भी पार्ट था, सबसे ज्यादा वाला वो किसके अंदर आ गया? मेसेंटेरॉन के अंदर आ गया। और हाँ, हाइंडगट मतलब प्रोटोडर्म, ये कौन सा ओरिजिन होगा? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो एक ही पार्ट बच जाता है, कौन सा पार्ट बच गया बताओ? एनएस वाला पार्ट। तो एलिमेंटरी कैनाल का सबसे ज्यादा रीजन कौन से उसमें आ गया है? मेसेंटेरॉन के अंदर, है ना। और उसका ओरिजिन कौन सा हो गया? एंडोडर्मल ओरिजिन। अब पाथ तो मैंने आपको बता दिया, पाथ पूरा पाथवे आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो क्या? मैं अगर आपको पाथवे बोलूं तो आप अपने मतलब बिना देखे, यहाँ पे मत देखो, मैं लिख देती हूँ जैसे लिखा था मैंने। माउथ वैसे लिखा हुआ है आगे की स्लाइड में। क्या क्या आएगा? माउथ, दूसरा आएगा फेरिंग्स, तीसरा आएगा एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो ये हो जाएगा उसका पाथ ऑफ फूड। नाउ ये जितना भी आज मैंने अभी लिखवाया है आपको, ये सारा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा एलिमेंटरी कैनाल का।
और अब स्टार्ट होंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंटरी कैनाल डिटेल में, माउथ से लेके एनस तक का पार्ट। ठीक है, आज का जो था वो पूरा का पूरा पार्ट, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर करो। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, वो हम लोग अब दिवाली के बाद देखेंगे। ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी और दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। आगे फॉलो। सेम टू यू मैम। बाय 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 बेटा। बाय मैम।